अध्याय आए। टार्ज़न का पहला प्यार। उष्णकटिबंधीय वन की छाया में आराम से लेटा हुआ टीका निस्संदेह युवा स्त्री सौंदर्य की सबसे आकर्षक तस्वीर प्रस्तुत करता था। यह कम से कम वानरों के टार्ज़न ने ऐसा सोचा था, जो पास के एक पेड़ की एक कम झूलती हुई शाखा पर बैठा था और उसे नीचे देख रहा था। यदि आपने उसे वहां देखा होता, जंगल के विशालकाय पेड़ की हिलती हुई डाल पर लेटा हुआ, उसकी भूरी त्वचा पर भूमध्यरेखीय सूर्य की तेज रोशनी के कारण धब्बे पड़ गए थे, जो उसके ऊपर हरे पत्तों के छत्र से होकर आ रही थी। उसका स्वच्छंद वाला शरीर सुडौल सहजता में शिथिल था, उसका सुडौल सिर आंशिक रूप से चिंतनशील तल्लीनता में मुड़ा हुआ था और उसकी बुद्धिमान भूरी आंखें स्वप्नवत अपनी भक्ति की वस्तु को निहार रही थीं। तो आप उसे किसी प्राचीन देवता का पुनर्जन्म समझते। आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि बचपन में उसने एक घिनौनी बालों वाली मादा बंदर के स्तन से दूध पिया था, और न ही यह कि अपने माता पिता के जंगल के किनारे बंदरगाह के पास एक छोटी सी झोपड़ी में देहांत के बाद से अपने पूरे सचेत अतीत में उसने केरचाक नामक बड़े बंदर की जनजाति के उदास बैलों और गुर्राती गायों के अलावा किसी अन्य साथी को नहीं जाना था। नहीं, यदि आप उस सक्रिय स्वस्थ मस्तिष्क में आने वाले विचारों को पढ़ पाते, नहीं टीका को देखकर आपके मन में उठने वाली लालसाओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं को, तो आप वानर मानव की उत्पत्ति की वास्तविकता पर विश्वास करने के लिए और अधिक इच्छुक होते। क्योंकि केवल उसके विचारों से आप कभी भी सच्चाई नहीं जान पाते कि वो एक सभ्य अंग्रेज महिला से पैदा हुआ था या कि उसके पिता एक प्रतिष्ठित वंश के अंग्रेज रईस थे। टार्ज़न ऑफ द एप्स के कारण उसकी उत्पत्ति का सच खो गया था। वह नहीं जानता था कि वह जॉन क्लेटन, लॉर्ड ग्रास्टोक था, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सीट रखता था, और न ही यह जानता था कि वह समझ सकता है। हाँ, टीका सचमुच सुंदर थी। बेशक काला सुंदर थी, एक माँ हमेशा सुंदर होती है, लेकिन टीका भी एक तरह से सुंदर थी, एक अवर्णनीय तरह से जिसे टार्ज़न ने अभी अभी अस्पष्ट और धुंधले ढंग से महसूस करना शुरू किया था। कई सालों से टार्ज़न और टीका साथ साथ खेलते रहे थे, और टीका तब भी चंचल बनी रही, जबकि उसकी उम्र के युवा बैल तेजी से उदास होते जा रहे थे। टार्ज़न ने, अगर उसने इस मामले पर ज्यादा सोचा भी होगा, तो शायद ये तर्क दिया होगा कि युवा मादा के प्रति उसके बढ़ते लगाव का कारण यह है कि पूर्व साथियों में से सिर्फ वह और वही पुराने दिनों की तरह मौज मस्ती करने की इच्छा रखते थे। लेकिन आज, जब वह उसे निहार रहा था, उसने पाया कि वह टीका के रूप और चेहरे की खूबसूरती को देख रहा है, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि उनमें से किसी का भी टीका की जंगल की निचली सीढ़ियों पर टैग और लुका छिपी के आदिम खेलों में फुर्ती से दौड़ने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं था, जिसे टार्ज़न के उपजाऊ दिमाग ने विकसित किया था। टार्ज़न ने अपना सिर खुजलाया, अपनी उंगलियों को काले बालों के झुरमुट में गहराई तक घुमाया जो उसके सुडौल बालकों जैसे चेहरे को घेरे हुए थे। उसने अपना सिर खुजलाया और आह भरी। टीका की नई नई मिली खूबसूरती अचानक ही उसकी निराशा में बदल गई। वो उसके शरीर को ढंके बालों के सुंदर कोट से ईर्ष्या करता था। अपनी चिकनी भूरी खाल से वह घृणा और अवमानना से पैदा हुई घृणा से घृणा करता था। सालों पहले उसने एक उम्मीद पाल रखी थी कि एक दिन वह भी अपने सभी भाइयों और बहनों की तरह बालों से लदा होगा, लेकिन हाल ही में उसे इस मनमोहक सपने को त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर टीका के बड़े बड़े दांत थे, बेशक पुरुषों के जितने बड़े नहीं, लेकिन टार्ज़न के कमजोर सफ़ेद दांतों की तुलना में फिर भी बहुत खूबसूरत और शक्तिशाली। और उसकी भौहें, चौड़ी चपटी नाक और उसका मुंह। टार्ज़न ने कई बार अपने मुंह को एक छोटा सा गोल घेरा बनाकर और फिर अपनी आंखें तेजी से झपकाते हुए अपने गालों को फुलाकर अभ्यास किया था, लेकिन उसे लगा कि वह कभी भी इसे उसी प्यारे और अनूठे तरीके से नहीं कर सकता जिस तरह से टीका करता था। और जब वह उस दोपहर उसे देख रहा था और आश्चर्यचकित था, एक युवा बैल बंदर जो पास के पेड़ की जड़ों में सड़ती हुई वनस्पति के नम उलझे हुए कालीन के नीचे भोजन की तलाश में आलसी था, टीका की दिशा में अजीब तरह से आगे बढ़ा। केरचाक जनजाति के अन्य बंदर भूमध्यरेखीय जंगल की दोपहर की गर्मी में सुस्ती से इधर उधर घूम रहे थे या आराम से लेटे हुए थे। समय समय पर उनमें से एक या दूसरा टीका के करीब से गुजरा था, और टार्ज़न को कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर ऐसा क्यों था कि जब उसने देखा कि टॉग युवा टीका के पास रुका और फिर उसके करीब बैठ गया,
तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं। टार्ज़न को हमेशा से ही टॉग पसंद था। बचपन से ही वे साथ साथ खेलते थे। वे एक दूसरे के बगल में पानी के पास बैठते थे। उनकी तेज, मजबूत उंगलियां आगे बढ़कर मछली पिसाह को पकड़ने के लिए तैयार रहती थीं, अगर ठंडी गहराई का वो सतर्क निवासी टार्ज़न द्वारा तालाब के ऊपर फेंके गए कीड़ों के लालच में पानी की सतह पर आ जाता। दोनों ने मिलकर टुबलाट को फंसाया था और नूमा नामक शेर को चिढ़ाया था। तो फिर टार्ज़न को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर छोटे छोटे बालों का उठना क्यों महसूस होना चाहिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि टॉग टीका के करीब बैठा था। ये सच है कि टॉग अब कल का वह चंचल बंदर नहीं रहा। जब उसकी गुर्राहट भरी मांसपेशियां उसके विशाल नुकीले दांतों को दिखाती थीं, तो कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि टॉग उसी तरह चंचल मूड में होगा जैसा तब था जब वो और टार्ज़न नकली लड़ाई में मैदान पर लौटते थे। आज का टॉग एक विशाल, उदास बैल बंदर था, उदास और भयावह। फिर भी उसने और टार्ज़न ने कभी झगड़ा नहीं किया था। कुछ मिनटों तक युवा वानर पुरुष ने टॉग को टीका के करीब आते देखा। उसने विशाल पंजे की खुरदरी कोमलता को देखा जब वो टीका के चिकने कंधे को सहला रहा था, और फिर वानरों का टार्ज़न बिल्ली की तरह जमीन पर फिसल गया और उन दोनों के पास आ गया। जैसे ही वह आया, उसका ऊपरी होंठ मुड़ गया और उसके लड़ाकू नुकीले दांत दिखने लगे और उसकी गुफानुमा छाती से एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज़ निकली। टॉग ने अपनी लाल लाल आंखों को झपकाते हुए ऊपर देखा। टीका ने खुद को आधा ऊपर उठाया और टार्ज़न की ओर देखा। क्या उसे उसकी बेचैनी का कारण पता चला? कौन बता सकता है? वैसे भी वह स्त्री थी और इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर टॉग के छोटे चपटे कानों में से एक के पीछे खरोंच दिया। टार्ज़न ने देखा, और उसी क्षण जब उसने देखा, टीका अब 1 घंटे पहले वाली छोटी सी सहेली नहीं रह गई थी। इसके बजाय वह एक अद्भुत चीज़ थी, दुनिया की सबसे अद्भुत चीज़, और एक ऐसी संपत्ति जिसके लिए टार्ज़न टॉग या किसी भी अन्य व्यक्ति के खिलाफ मौत तक लड़ सकता था, जो उसके स्वामित्व के अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत करता। झुके हुए, अपनी मांसपेशियों को सख्त किए हुए और एक बड़े कंधे को युवा बैल की ओर मुड़ते हुए, वानरों का टार्ज़न धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। उसका चेहरा आंशिक रूप से मुड़ा हुआ था, लेकिन उसकी गहरी भूरी आंखें टॉग की आंखों से कभी नहीं हटीं, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसकी गड़गड़ाहट की गहराई और मात्रा बढ़ती गई। टॉग अपनी छोटी टांगों पर खड़ा हो गया, उसके दांत खड़े हो गए, उसके लड़ाकू दांत बाहर निकल आए। वह भी अकड़कर आगे बढ़ा और गुर्राया। टीका टार्ज़न का है, कपि मानव ने महान मानवरूपी धीमी आवाज में कहा। टीका टॉग का है, बैल बंदर ने उत्तर दिया। थाका और नंबो और गुंटो, 2 युवा बैलों की गुर्राहट से परेशान होकर, आधे उदासीन आधे दिलचस्पी से ऊपर देखने लगे। वे नींद में थे, लेकिन उन्हें लड़ाई का आभास हो गया था। यह उनके नीरस जंगल जीवन की एकरसता को तोड़ देगा। उसके कंधों पर टार्ज़न की लंबी घास की रस्सी लिपटी हुई थी। उसके हाथ में उसके बहुत पहले मर चुके पिता का शिकार करने वाला चाकू था, जिसे वह कभी नहीं जानता था। टॉग के छोटे से दिमाग में उस चमकदार नुकीली धातु के टुकड़े के लिए बहुत सम्मान था, जिसका इस्तेमाल करना बंदर लड़का बहुत अच्छी तरह जानता था। इसी से उसने अपने क्रूर पालक पिता टुबलाट और गोरिल्ला बोल्गानी को मार डाला था। टॉग को ये बातें पता थीं, इसलिए वह सावधानी से आया, टार्ज़न के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ एक मौका तलाशने लगा। टार्ज़न अपने कम वजन और अपने प्राकृतिक हथियारों की कमजोरी के कारण सतर्क था। उसने भी इसी तरह की रणनीति अपनाई। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि यह झगड़ा भी कबीले के सदस्यों के बीच होने वाले अधिकांश मतभेदों की तरह ही होगा और उनमें से एक अंततः रुचि खो देगा और किसी अन्य प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए भटक जाएगा। ऐसा ही हो सकता था अगर केसस बेली कुछ और होता, लेकिन टीका को इस बात से खुशी हुई कि उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था और ये तथ्य कि ये 2 युवा बैल उसके लिए युद्ध करने की सोच रहे थे। टीका के संक्षिप्त जीवन में ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई थी। उसने दूसरे बैलों को दूसरे और बड़े बैलों के लिए लड़ते देखा था, और अपने जंगली छोटे दिल की गहराई में वो उस दिन का इंतजार कर रही थी जब जंगल की घास उसके लिए प्राणघातक युद्ध के खून से लाल हो जाएगी।
इसलिए अब वह अपने घुटनों के बल बैठ गई और अपने दोनों प्रशंसकों का निष्पक्ष रूप से अपमान किया। उसने उनकी कायरता के लिए उन पर ताने मारे और उन्हें घिनौने नाम दिए, जैसे कि हिस्टा, सांप और डांगो, लकड़बग्घा। उसने मूंगा को बुलाकर उन्हें डंडे से दंडित करने की धमकी दी। मूंगा, जो इतनी बूढ़ी थी कि अब चढ़ नहीं सकती थी और इतनी दांतहीन थी कि उसे अपना आहार लगभग पूरी तरह से केले और कीड़े तक सीमित रखना पड़ता था। जो वानरों ने देखा, वे हंस पड़े। टॉब क्रोधित हो गया। उसने अचानक टार्जन की ओर झपट्टा मारा, लेकिन वानरों का लड़का फुर्ती से एक तरफ कूद गया, उसे चकमा देते हुए, और बिल्ली की तरह तेजी से घूमकर वापस कूद गया। जैसे ही वह अंदर आया, उसका शिकार करने वाला चाकू उसके सिर के ऊपर उठा हुआ था और उसने टॉग की गर्दन पर एक क्रूर वार किया। वानरों ने हथियार को चकमा देने के लिए चक्कर लगाया ताकि धारदार ब्लेड उसके कंधे पर लगे, लेकिन एक झटका लगा। लाल रक्त के छींटे ने टीका की खुशी में एक तीखी चीख निकाली। लेकिन ये कुछ ऐसा था जो देखने लायक था। उसने इधर उधर देखा कि क्या दूसरों ने उसकी लोकप्रियता का ये सबूत देखा है। हेलेन ऑफ ट्रॉय उस समय टीका से ज्यादा गर्वित कभी नहीं हुई थी। अगर टीका अपनी घमंड में इतनी खोई हुई नहीं होती तो शायद वह अपने ऊपर पेड़ पर पत्तों की सरसराहट सुन पाती, ऐसी सरसराहट जो हवा की किसी हरकत की वजह से नहीं थी, क्योंकि हवा नहीं चल रही थी। और अगर वह ऊपर देखती तो शायद उसे एक चिकना शरीर लगभग सीधे उसके ऊपर झुका हुआ दिखाई देता और दुष्ट पीली आंखें उसे भूखी निगाहों से घूरती हुई दिखाई देती, लेकिन टीका ने ऊपर नहीं देखा। अपने घाव के कारण टॉग बुरी तरह से गुर्राता हुआ पीछे हट गया था। टार्जन ने उसका पीछा किया था, उस पर अपमानजनक बातें चिल्ला रहा था और अपनी तलवार लहराते हुए उसे धमका रहा था। टीका द्वंद्ववादियों के करीब रहने के प्रयास में पेड़ के नीचे से चला गया। टीका के ऊपर की शाखा उस पर फैले हुए चौकीदार के शरीर की हरकत के साथ थोड़ी झुकी और हिली। टॉग अब रुक गया था और एक नया रुख अपनाने की तैयारी कर रहा था। उसके होठों पर झाग था और गालों से लार टपक रही थी। वह सिर झुकाए और हाथ फैलाए खड़ा था, अचानक नज़दीकी इलाकों में हमला करने की तैयारी कर रहा था। अगर वह अपने शक्तिशाली हाथों को उस नर्म, भूरे रंग की त्वचा पर रखता तो लड़ाई उसकी हो जाती। टॉग ने टार्जन के लड़ने के तरीके को अनुचित माना। वह करीब नहीं गया, इसके बजाय वह टॉग की मांसल उंगलियों की पहुंच से परे फुर्ती से उछला। बंदर लड़का अभी तक किसी बैल बंदर के साथ शक्ति के वास्तविक परीक्षण में नहीं आया था, सिवाय खेल के, और इसलिए उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि जीवन और मृत्यु के संघर्ष में अपनी मांसपेशियों को परखना सुरक्षित होगा। ऐसा नहीं था कि वह डरता था, क्योंकि टार्जन को डर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आत्म संरक्षण की वृत्ति ने उसे सावधान रहने के लिए प्रेरित किया, बस इतना ही। वह केवल तभी जोखिम उठाता था जब उसे ऐसा करना आवश्यक लगता था, और फिर वह किसी भी बात पर हिचकिचाता नहीं था। उसकी लड़ाई का तरीका उसके शरीर और हथियारों के हिसाब से सबसे उपयुक्त था। उसके दांत भले ही मजबूत और तीखे थे, लेकिन आक्रमण के हथियार के तौर पर मानवों के शक्तिशाली लड़ाकू नुकीले दांतों की तुलना में दयनीय रूप से अपर्याप्त थे। प्रतिद्वंद्वी की पहुंच से बाहर इधर उधर नाचते हुए टार्जन अपने लंबे, तीखे शिकार के चाकू से अनगिनत चोट पहुंचा सकता था, और साथ ही कई दर्दनाक और खतरनाक घावों से बच सकता था जो बैल बंदर के चंगुल में पड़ने के बाद निश्चित रूप से होंगे। और इसलिए टॉग ने हमला किया और एक बैल की तरह दहाड़ा, और वानरों का टार्जन हल्के से इधर उधर नाचता हुआ अपने शत्रु पर जंगल बिलिंग्सगेट फेंकता रहा, और साथ ही उसने उसे बार बार अपने चाकू से घायल कर दिया। लड़ाई के दौरान कुछ समय के लिए शांति भी थी, जब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर सांस लेने के लिए हौंफते हुए खड़े थे, अपनी बुद्धि और ताकत को एक नए हमले के लिए जुटा रहे थे। ऐसे ही एक विराम के दौरान टॉग ने अपनी नज़रें अपने दुश्मन से परे घुमाने के लिए छोड़ दी। तुरंत ही बंदर का पूरा रूप बदल गया। क्रोध की जगह उसके चेहरे पर भय की अभिव्यक्ति ने ले ली। टॉग ने एक ऐसी चीख लगाई जिसे वहां मौजूद हर बंदर ने पहचान लिया और वह मुड़कर भाग गया। उससे पूछने की जरूरत नहीं थी, उसकी चेतावनी उनके पुराने दुश्मन की नज़दीकी मौजूदगी की घोषणा कर रही थी। टार्जन ने सुरक्षा की तलाश शुरू कर दी,
जैसा कि जनजाति के अन्य सदस्यों ने किया, और जब वह ऐसा कर रहा था तो उसने एक चीते की चीख सुनी, जिसमें एक मादा बंदर की भयभीत चीख भी शामिल थी। टॉग ने भी सुना, लेकिन वह अपनी उड़ान में रुका नहीं। लेकिन बंदर लड़के के साथ मामला अलग था। उसने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं जनजाति का कोई सदस्य शिकारी जानवर के करीब तो नहीं दबा हुआ है, और जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आया, उससे उनकी आंखों में भय का भाव भर गया। टीका ही थी जो डर के मारे चिल्ला रही थी जब वो एक छोटे से खुले मैदान से होकर दूसरी तरफ के पेड़ों की ओर भागी, क्योंकि उसके पीछे शीता, तेंदुआ, आराम से सुंदर छलांग लगाता हुआ आया था। शीता को कोई जल्दी नहीं दिख रही थी। उसका मांस पक्का था, क्योंकि भले ही बंदर उससे पहले पेड़ों पर पहुंच गया था, लेकिन वह उसके चंगुल से बाहर नहीं निकल सकती थी, इससे पहले कि वह उस पर हमला कर सके। टार्ज़न ने देखा कि टीका को मरना ही होगा। उसने टॉग और दूसरे बैलों को टीका की सहायता के लिए जल्दी आने के लिए कहा, और उसी समय वह पीछा करने वाले जानवर की ओर दौड़ा, और जैसे ही वह आया उसने अपनी रस्सी उतार दी। टार्ज़न जानता था कि एक बार जब बड़े बैल जाग गए तो जंगल में कोई भी, यहाँ तक कि नुमा, शेर भी, उनके साथ नुकीले दांतों को मापने के लिए उत्सुक नहीं था, और अगर जनजाति के सभी लोग जो आज मौजूद थे हमला करते तो बड़ी बिल्ली शीता निस्संदेह दुम मुड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती। टॉग ने सुना, अन्य लोगों ने भी सुना, लेकिन कोई भी टार्ज़न या टीका की सहायता के लिए नहीं आया, और शीता तेजी से अपने और अपने शिकार के बीच की दूरी कम कर रहा था। चीते के पीछे छलांग लगाते हुए बंदर लड़का चीते को जोर से चिल्लाकर टीका से दूर करने या उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, जब तक कि चीता ऊंची शाखाओं की सुरक्षा में न पहुंच जाए, जहां शीता जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसने चीते को हर वह अपमानजनक नाम पुकारा जो उसके मुंह में आया। उसने उसे रोकने और उससे लड़ने की चुनौती दी, लेकिन शीता केवल उस स्वादिष्ट व्यंजन के पीछे भागता रहा जो अब लगभग उसकी पहुंच में था। टार्ज़न ज्यादा पीछे नहीं था और वह आगे बढ़ रहा था, लेकिन दूरी इतनी कम थी कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह टीका को गिराने से पहले मांसाहारी को पकड़ पाएगा। अपने दाहिने हाथ में लड़के ने घास की रस्सी को अपने सिर के ऊपर घुमाया और दौड़ा। वह चूकने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि ये दूरी अभ्यास के अलावा पहले कभी नहीं देखी गई दूरी से कहीं ज्यादा थी। यह उसकी घास की रस्सी की पूरी लंबाई थी जो उसे शीता से अलग करती थी, और फिर भी कोई और काम नहीं था। वह टीका को गिराने से पहले जानवर के किनारे तक नहीं पहुंच सका। उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। और जैसे ही टीका एक बड़े पेड़ की निचली शाखा पर उछली और शीता उसके पीछे एक लंबी, घुमावदार छलांग में उठी, बंदर लड़के की घास की रस्सी के कुंडल हवा में तेजी से उछले, एक लंबी पतली रेखा में सीधे हो गए, जबकि खुला फंदा एक पल के लिए जंगली सिर और गुर्राते हुए जबड़े के ऊपर मदराता रहा। फिर वह स्थिर हो गया, भूरे रंग की गर्दन के पास साफ और सही, और टार्ज़न ने अपने रस्सी वाले हाथ को तेजी से घुमाकर फंदे को कस दिया, खुद को उस झटके के लिए तैयार किया जब शीता को उसे संभालना चाहिए था। टीका की चमकदार पीठ से कुछ ही दूर क्रूर पंजे हवा में लहराने लगे। जैसे ही रस्सी कसी गई और शीता अचानक रुक गया, एक ऐसा रुकना जिसने बड़े जानवर को उसकी पीठ पर गिरा दिया। तुरंत शीता उठ खड़ा हुआ, चमकती आंखों, फड़फड़ाती पूंछ और खुले जबड़े के साथ, जिसमें से क्रोध और निराशा की भयानक चीखें निकल रही थीं। उसने देखा कि उसकी पराजय का कारण बन रहा वानर बालक उसके सामने मुश्किल से 40 फीट की दूरी पर था, और शीता ने उस पर हमला कर दिया। टीका अब सुरक्षित थी। टार्ज़न ने पेड़ पर एक नज़र डालकर यह सुनिश्चित किया, जिसकी सुरक्षा उसने कुछ ही पल पहले हासिल कर ली थी, और शीता हमला कर रही थी। बेकार और असमान लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालना बेकार था, जिससे कोई फायदा नहीं हो सकता था, लेकिन क्या वह क्रोधित बिल्ली से लड़ाई से बच सकता था? और अगर उसे लड़ने के लिए मजबूर किया गया, तो उसके बचने की क्या संभावना थी? टार्ज़न को ये स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा कि उसकी स्थिति कुछ भी नहीं बल्कि वांछनीय थी। पेड़ इतने दूर थे कि बिल्ली से बचने के लिए समय पर पहुंचने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। टार्ज़न उस भयानक हमले का सामना करने के लिए खड़ा हो सकता था।
अपने दाहिने हाथ में उसने अपना शिकार करने वाला चाकू पकड़ रखा था। शीता के शक्तिशाली जबड़ों पर लगे शक्तिशाली दांतों की बड़ी पंक्तियों और उसके गद्देदार पंजों में फंसे तीखे पंजों की तुलना में यह वास्तव में एक छोटी, निरर्थक चीज थी। फिर भी युवा लॉर्ड ग्रास्टोक ने उसी साहसी त्याग के साथ इसका सामना किया, जिसके साथ कुछ निडर पूर्वज हेस्टिंग्स द्वारा सेनलाक हिल पर हार और मृत्यु के लिए नीचे गिर गए थे। पेड़ों पर सुरक्षित स्थानों से बड़े वानरों ने देखा, शीता पर घृणा से चिल्ला रहे थे और टार्जन को सलाह दे रहे थे, क्योंकि मनुष्य के पूर्वजों में स्वाभाविक रूप से कई मानवीय गुण होते हैं। टीका डर गई। उसने बैलों पर चिल्लाते हुए कहा कि वे टार्जन की सहायता के लिए जल्दी आएं, लेकिन बैल किसी और काम में व्यस्त थे, मुख्य रूप से सलाह देने और चेहरे बनाने में। वैसे भी टार्जन असली मैंगनी नहीं था, इसलिए वे उसे बचाने के प्रयास में अपनी जान जोखिम में क्यों डालें। और अब शीता लगभग उस लचीले, नग्न शरीर पर थी और शरीर वहां नहीं था। बड़ी बिल्ली जितनी तेज थी, बंदर लड़का उससे भी तेज था। वो लगभग एक तरफ कूद गया, जैसे ही तेंदुए के पंजे उस पर करीब आ रहे थे, और जैसे ही शीता तेजी से जमीन पर गिर गई, टार्जन निकटतम पेड़ की सुरक्षा के लिए दौड़ रहा था। तेंदुआ लगभग तुरंत ही संभल गया और चक्कर लगाते हुए अपने शिकार के पीछे भागा। बंदर लड़के की रस्सी उसके पीछे जमीन पर घिसटती हुई चली गई। टार्जन के पीछे पीछे वापस आते समय शीता एक छोटी झाड़ी के पास से गुजरा। ये शीता के आकार और वजन वाले किसी भी जंगली जीव के रास्ते में कुछ भी नहीं था, बशर्ते कि उसके पीछे कोई रस्सी न लटकी हो। लेकिन शीता ऐसी रस्सी से विकलांग था, और जैसे ही वह वानरों के टार्जन के पीछे एक बार फिर से कूदा, रस्सी ने छोटी झाड़ी को घेर लिया, उसमें उलझ गई और तेंदुआ अचानक रुक गया। एक पल बाद टार्जन एक छोटे पेड़ की ऊंची शाखाओं के बीच सुरक्षित था, जहां शीता उसका पीछा नहीं कर सकता था। यहाँ वह बैठा हुआ था, अपने नीचे उग्र बिल्ली के समान पर टहनियां और विशेषण फेंक रहा था। अब जनजाति के अन्य सदस्यों ने उन कठोर खोल वाले फलों और सूखी शाखाओं का उपयोग करके बमबारी शुरू कर दी, जो उनकी पहुंच में आ गईं, जब तक कि शीता उन्माद में आकर और घास की रस्सी को झपटकर आखिरकार उसके धागों को काटने में सफल नहीं हो गया। एक पल के लिए तेंदुआ पहले अपने उत्पीड़कों में से एक को और फिर दूसरे को घूरता रहा, जब तक कि क्रोध की अंतिम चीख के साथ वह मुड़ा और जंगल की उलझी हुई भूल भुलैया में खिसक गया। आधे घंटे बाद जनजाति फिर से जमीन पर थी और ऐसे खा रही थी जैसे कि उनके जीवन की उदास नीरसता को बाधित करने के लिए कुछ भी नहीं हुआ था। टार्जन ने अपनी रस्सी का बड़ा हिस्सा वापस पा लिया था और एक नया फंदा बनाने में व्यस्त था, जबकि टीका उसके पीछे बैठी थी, ये स्पष्ट संकेत देते हुए कि उसका चुनाव हो चुका था। टॉग ने उन्हें उदास भाव से देखा। एक बार जब वो उसके करीब आया, तो टीका ने अपने नुकीले दांत दिखाए और उस पर गुर्राने लगी, और टार्जन ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए एक बदसूरत गुर्राहट दिखाई, लेकिन टॉग ने झगड़ा नहीं भड़काया। वह अपनी तरह के तरीके के अनुसार उस लड़की के फैसले को इस संकेत के रूप में स्वीकार करता हुआ प्रतीत हुआ कि वो उसके पक्ष में अपनी लड़ाई में पराजित हो गया है। बाद में दिन में, जब उसकी रस्सी ठीक हो गई, टार्जन शिकार की तलाश में पेड़ों पर चढ़ गया। अपने साथियों से ज्यादा उसे मांस की जरूरत थी, और इसलिए जबकि वे फलों और जड़ी बूटियों और भरिंगों से संतुष्ट थे, जिन्हें उनकी ओर से ज्यादा प्रयास किए बिना पाया जा सकता था, टार्जन ने शिकार के जानवरों का शिकार करने में काफी समय बिताया, जिनका मांस ही उसके पेट की भूख को संतुष्ट करता था और शक्तिशाली थूथन को पोषण और ताकत प्रदान करता था, जो दिन ब दिन उसकी भूरी खाल की नर्म, चिकनी बनावट के नीचे बनते जा रहे थे। टॉग ने उसे जाते हुए देखा, और फिर बहुत ही सहजता से बड़ा जानवर अपने भोजन की तलाश में टीका के करीब और करीब आता गया। आखिरकार वह उसके कुछ फीट के भीतर था, और जब उसने उस पर एक गुप्त नज़र डाली तो उसने देखा कि वह उसका मूल्यांकन कर रही थी और उसके चेहरे पर गुस्से का कोई संकेत नहीं था। टॉग ने अपनी बड़ी छाती फैलाई और अपने छोटे पैरों पर लुढ़कते हुए गले में अजीब सी गड़गड़ाहट की। उसने अपने होंठ ऊपर उठाए और अपने नुकीले दांत दिखाए। वाह, उसके पास कितने शानदार, सुंदर नुकीले दांत थे। टीका उन्हें देखे बिना नहीं रह सकी। उसने भी टॉग की उभरी हुई भौहों और उसकी छोटी, शक्तिशाली गर्दन पर अपनी आंखें टिका दी।
वह वाकई कितना सुंदर प्राणी था। टॉग उसकी आंखों में छिपी प्रशंसा से खुश होकर एक मोर की तरह गर्व और घमंड से भरा हुआ इधर उधर घूमने लगा। कुछ ही देर में उसने मन ही मन अपनी संपत्ति का हिसाब लगाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उसने पाया कि वह अपनी संपत्ति की तुलना अपने प्रतिद्वंद्वी की संपत्ति से कर रहा है। टॉग ने घुराहट की, क्योंकि कोई तुलना नहीं थी। कोई उसके सुंदर कोट की तुलना टार्जन की नंगी खाल की चिकनी और नंगी घिनौनीता से कैसे कर सकता है। टॉग के चौड़े नथुने देखने के बाद टारमंगनी की कंजूस नाक में कौन सुंदरता देख सकता है। और टार्जन की आंखें, घिनौनी चीजें जिनके चारों ओर सफेदी दिख रही थी और लाल रंग से पूरी तरह रहित। टॉग जानता था कि उसकी अपनी रक्त रंजित आंखें सुंदर थीं, क्योंकि उसने उन्हें कई पीने के तालाबों की कांच जैसी सतह में प्रतिबिंबित होते देखा था। बेल टीका के करीब आ गया और आखिरकार उसके पास बैठ गया। जब टार्जन कुछ देर बाद शिकार से लौटा तो उसने देखा कि टीका अपने प्रतिद्वंद्वी की पीठ को खुशी खुशी खुजला रहा था। टार्जन को घिन आ रही थी। पेड़ों के बीच से घास के मैदान में जाते समय न तो टॉग और न ही टीका ने उसे देखा। वो एक पल के लिए रुका, उन्हें देखता रहा, फिर एक दुखद चेहरे के भाव के साथ वह मुड़ा और पत्तियों वाली शाखाओं और सजी हुई काई की भूल भुलैया में गायब हो गया, जहां से वह आया था। टार्जन अपने दिल के दर्द की वजह से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता था। वह प्यार में आई दरार की पहली पीड़ा से गुजर रहा था और उसे ठीक से पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे लगा कि वह टॉग से नाराज है और इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अपनी खुशी के विनाशक के साथ घातक युद्ध में भाग लेने के बजाय भाग क्यों गया था। उसने ये भी सोचा कि वह टीका से नाराज था, फिर भी उसकी अनेक सुंदरताएं उसे परेशान करती रहीं, जिससे वह उसे केवल प्रेम के प्रकाश में ही संसार की सर्वाधिक वांछनीय वस्तु के रूप में देख सका। बंदर लड़का स्नेह चाहता था, बचपन से लेकर अपनी मृत्यु तक। जब कुलोंगा के जहरीले तीर ने उसके क्रूर हृदय को छेद दिया था, काला ने अंग्रेज लड़के के लिए प्रेम की एकमात्र वस्तु का प्रतिनिधित्व किया था जिसे वह जानता था। अपने जंगली उग्र तरीके से काला ने अपने दत्तक पुत्र से प्यार किया था और टार्जन ने भी उस प्यार का बदला चुकाया था, हालांकि इसका बाहरी प्रदर्शन जंगल के किसी भी अन्य जानवर से अधिक नहीं था। जब तक वह उससे दूर नहीं हो गया, तब तक लड़के को एहसास नहीं हुआ कि उसकी मां के लिए उसका लगाव कितना गहरा था, क्योंकि वह उसे इसी नज़र से देखता था। टीका में उसने पिछले कुछ घंटों में काला का विकल्प देखा था, कोई ऐसा जिसके लिए वह लड़ सके और जिसे वह खोज सके, कोई ऐसा जिसे वह दुलार सके, लेकिन अब उसका सपना टूट गया था। उसके सीने में कुछ चोट लगी थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और सोचा कि आखिर उसे क्या हो गया है। अस्पष्ट रूप से उसने अपने दर्द का श्रेय टीका को दिया। जितना अधिक वह टीका के बारे में सोचता था, जैसा कि उसने आखिरी बार उसे देखा था टॉग को दुलारते हुए, उतना ही अधिक उसके सीने में मौजूद चीज उसे चोट पहुंचाती थी। टार्जन ने अपना सिर हिलाया और गुर्राया, फिर वह जंगल में आगे बढ़ता गया और जितना आगे वह गया और जितना अधिक उसने अपनी गलतियों के बारे में सोचा, उतना ही वह एक अपूरणीय स्त्री द्वेषी बनने के करीब पहुंच गया। 2 दिन बाद भी वह अकेला शिकार कर रहा था, बहुत उदास और बहुत दुखी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह कभी कबीले में वापस नहीं लौटेगा। वह टॉग और टीका को हमेशा साथ साथ देखने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब वह एक बड़ी शाखा पर झूल रहा था तो नुमा, शेर और सबोर, शेरनी, उसके नीचे से एक दूसरे के बगल से गुजरे और सबोर शेर के खिलाफ झुक गई और उसके गाल को चंचलता से काट लिया। यह एक आधा दुलार था। टार्जन ने आह भरी और उन पर एक अखरोट फेंका। बाद में उसे मबोंगा के कई काले योद्धा मिले। वो उनमें से एक के गले में फंदा डालने ही वाला था, जो उसके साथियों से थोड़ी दूरी पर था। तभी उसे जंगली लोगों के पास मौजूद चीज में दिलचस्पी हो गई। वे पगडंडी पर एक पिंजरा बना रहे थे और उसे पत्तेदार शाखाओं से ढक रहे थे। जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया तो संरचना मुश्किल से दिखाई दे रही थी। टार्जन को आश्चर्य हुआ कि इस चीज का उद्देश्य क्या होगा और क्यों। इसे बनाने के बाद वे वापस मुड़ गए और अपने गांव की दिशा में पगडंडी पर चलने लगे।
कुछ समय हो गया था जब टार्ज़न ने कालों का दौरा किया था और अपने बाड़ के ऊपर लटकते बड़े वृक्षों की ओट से अपने शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर डाली थी, जिनमें से काला का वध करने वाला भी आया था। हालांकि वह उनसे नफरत करता था, लेकिन टार्ज़न को गांव में उनके दैनिक जीवन को देखने में काफी मनोरंजन मिलता था, और खास तौर पर उनके नृत्यों को, जब आग की लपटें उनके नग्न शरीरों पर चमकती थीं, जब वे युद्ध की नकल करते हुए उछलते और मुड़ते थे। ये कुछ ऐसा ही देखने की उम्मीद में था कि वह अब योद्धाओं के पीछे उनके गांव की ओर चला गया, लेकिन इसमें उसे निराशा हुई, क्योंकि उस रात कोई नृत्य नहीं हुआ। इसके बजाय अपने पेड़ की सुरक्षित छत से टार्ज़न ने छोटे छोटे समूहों को छोटी छोटी आग के चारों ओर बैठकर दिन की घटनाओं पर चर्चा करते देखा, और गांव के अंधेरे कोनों में उसने अलग अलग जोड़ों को आपस में बातें करते और हंसते हुए देखा, और हमेशा प्रत्येक जोड़े में से एक युवक और दूसरा युवती होता था। टार्ज़न ने अपना सिर एक ओर झुकाया और सोचा, और उस रात सोने से पहले गांव के ऊपर बड़े पेड़ की चोटी पर लेटा हुआ टीका उसके दिमाग में भर गई, और बाद में उसने उसके सपनों को भर दिया। वो और युवा अश्वेत पुरुष युवा अश्वेत महिलाओं के साथ हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। अकेले शिकार करते हुए टॉग जनजाति के संतुलन से कुछ दूर भटक गया था। वह धीरे धीरे हाथियों के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था जब उसने पाया कि यह रास्ता झाड़ियों से अवरुद्ध था। अब टॉग वयस्कता में आ चुका था, एक दुष्ट स्वभाव का जानवर था जो बहुत ही चिड़चिड़ा था। जब कोई चीज उसे रोकती थी तो उसका एकमात्र विचार उसे क्रूर शक्ति और क्रूरता से दूर करना था, और इसलिए अब जब उसने पाया कि उसका रास्ता अवरुद्ध है, तो वह गुस्से में पत्तियों की जाली में घुस गया, और एक पल बाद उसने खुद को एक अजीबोगरीब खो में पाया। उसकी प्रगति प्रभावी रूप से अवरुद्ध थी, भले ही वह आगे बढ़ने के लिए सबसे हिंसक प्रयास कर रहा था। बाधा को काटते और उस पर प्रहार करते हुए टॉग ने अंततः खुद को भयंकर क्रोध में भर लिया, लेकिन सब बेकार गया, और अंत में उसे यकीन हो गया कि उसे वापस लौटना चाहिए। लेकिन जब वह ऐसा करने वाला था, तो उसे ये देखकर कितनी निराशा हुई कि जब वह अपने सामने वाले अवरोध को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उसके पीछे एक और अवरोध गिर गया था। टॉग फंस गया था। जब तक वह थक नहीं गया, उसने अपनी आज़ादी के लिए बेतहाशा संघर्ष किया, लेकिन सब व्यर्थ। सुबह सुबह अश्वेतों का एक दल मबोंगा गांव से उस जाल की दिशा में निकल पड़ा जिसे उन्होंने पिछले दिन बनाया था, जबकि उनके ऊपर पेड़ों की शाखाओं के बीच एक नग्न युवा विशालकाय व्यक्ति जंगली जानवरों की जिज्ञासा से भरा हुआ मंडरा रहा था। टार्ज़न के गुजरने पर मनु नामक बंदर बड़बड़ा रहा था और उसे डांट रहा था, और हालांकि वह वानर लड़के की जानी पहचानी शक्ल से नहीं डर रहा था, फिर भी उसने अपने जीवन साथी के छोटे भूरे शरीर को अपने से और करीब से चिपका लिया। टार्ज़न ने उसे देखकर हंसा, लेकिन हंसी के बाद अचानक उसके चेहरे पर बादल छा गए और उसने गहरी सांस ली। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक खुशनुमा पंख वाला पक्षी अपने उदास रंग के साथी की प्रशंसा भरी आंखों के सामने घूम रहा था। टार्ज़न को ऐसा लग रहा था कि जंगल की हर चीज उसे यह याद दिलाने के लिए मिल रही थी कि उसने टीका को खो दिया है। हालांकि उसने अपने जीवन के हर दिन यही चीजें देखी थीं और उनके बारे में कुछ नहीं सोचा था। जब अश्वेत जाल के पास पहुंचे तो टॉग ने बहुत शोर मचाया। उसने अपनी जेल की सलाखों को पकड़कर उन्हें बेतहाशा हिलाया, और इस दौरान वह भयानक रूप से दहाड़ता और गुर्राता रहा। अश्वेत बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने इस बालों वाले पेड़ वाले आदमी के लिए जाल नहीं बनाया था, लेकिन वे अपने शिकार से खुश थे। टार्ज़न ने जब एक बड़े बंदर की आवाज़ सुनी तो उसने अपने कान खड़े कर लिए और तेजी से चक्कर लगाते हुए जाल से हवा की दिशा में नीचे आ गया। उसने कैदी की गंध की तलाश में हवा को सूंघा। ज्यादा देर नहीं लगी कि उसके नाजुक नथुनों में वह जानी पहचानी गंध आ गई जिसने टार्ज़न को कैदी की पहचान बिल्कुल ऐसे बता दी मानो उसने अपनी आंखों से टॉग को देखा हो। हाँ, ये टॉग ही था और वह अकेला था। टार्ज़न मुस्कुराया जब वह ये जानने के लिए आगे बढ़ा कि अश्वेत अपने कैदी के साथ क्या करेंगे। निस्संदेह वे उसे तुरंत मार डालेंगे। फिर से टार्ज़न मुस्कुराया। अब वह टीका को अपना बना सकता था, उसके अधिकार पर कोई विवाद नहीं कर सकता था। जब वह देख रहा था तो उसने देखा कि अश्वेत योद्धा पिंजरे के चारों ओर से पर्दा हटा रहे हैं, उसमें रस्सियां बांध रहे हैं और उसे अपने गांव की दिशा में पगडंडी पर घसीट रहे हैं।
टार्ज़न तब तक देखता रहा जब तक उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। वह अभी भी अपनी जेल की सलाखों पर मार रहा था और अपने गुस्से और धमकियों को बाहर निकाल रहा था। फिर बंदर लड़का मुड़ा और जनजाति और टीका की तलाश में तेजी से भाग गया। एक बार यात्रा के दौरान उसने शीता और उसके परिवार को एक छोटे से उगाए मैदान में आश्चर्यचकित कर दिया। बड़ी बिल्ली जमीन पर लेटी हुई थी, जबकि उसकी साथी अपने स्वामी के क्रूर चेहरे पर एक पंजा रखकर उसके गले पर मुलायम सफेद फर को चाट रही थी। टार्ज़न ने अपनी गति बढ़ा दी और जंगल में उड़ता हुआ निकल गया और बहुत जल्दी वह जनजाति के पास पहुंच गया। उसने उन्हें देखा, इससे पहले कि वे उसे देखें, क्योंकि जंगल के सभी जीवों में से कोई भी वानरों के टार्ज़न से ज्यादा चुपचाप नहीं गुजरा। उसने कम्मा और उसके साथी को एक दूसरे के बगल में भोजन करते हुए देखा। उनके बालों वाले शरीर एक दूसरे से रगड़ रहे थे। और उसने टीका को अकेले भोजन करते हुए देखा। टार्ज़न ने सोचा कि वह लंबे समय तक अकेले में इस तरह भोजन नहीं करेगी, क्योंकि एक छलांग में वह उनके बीच आ गया। वे चौंककर भागे और क्रोधित व भयभीत स्वर में गुर्राने लगे, क्योंकि टार्ज़न ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था। लेकिन ये केवल घबराहट के कारण नहीं था, बल्कि इससे भी अधिक कुछ था, क्योंकि वानरों के गर्दन के बाल खड़े थे, जो नवागंतुक की पहचान हो जाने के बाद भी काफी देर तक खड़े रहे। टार्ज़न ने इस बात को उसी तरह देखा जैसा उसने पहले भी कई बार देखा था, कि जब भी टार्ज़न अचानक उनके बीच आता था तो वे काफी समय तक घबरा जाते थे और बेचैन हो जाते थे, और सभी लोग ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो वास्तव में टार्ज़न है, आधा दर्जन या उससे अधिक बार उसके बारे में सूंघकर खुद को संतुष्ट करना आवश्यक समझते थे, तब जाकर वे शांत होते थे। उन्हें धकेलते हुए वह टीका की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, बंदर दूर चला गया। टीका, उसने कहा, ये टार्ज़न है। तुम टार्ज़न की हो, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। बंदर उसके करीब आया और उसे ध्यान से देखने लगा। अंत में उसने उसे सूंघा, मानो उसे और भी पक्का भरोसा दिलाना चाह रही हो। टॉग कहाँ है? उसने पूछा। टार्ज़न ने जवाब दिया, गोमांगनी के पास वह है। वे उसे मार डालेंगे। टार्ज़न ने उस लड़की की आंखों में एक उदास अभिव्यक्ति और दुख की एक परेशान नज़र देखी, जब वह उसे टॉग के भाग्य के बारे में बता रहा था, लेकिन वह काफी करीब आ गई और उससे चिपक गई, और टार्ज़न, लॉर्ड ग्रास्टोक ने उसके चारों ओर अपनी बांह डाल दी। ऐसा करते समय उसने चौंककर देखा कि उसकी प्रेमिका के काले और बालों वाले कोट के साथ उस चिकने, भूरे हाथ की अजीब सी असंगति थी। उसे शीता के चेहरे पर शीता के साथी के पंजे की याद आई, वहां कोई असंगति नहीं थी। उसने छोटे मनु के बारे में सोचा जो अपनी पत्नी को गले लगा रहा था, और कैसे एक दूसरे का अपना लग रहा था। यहाँ तक कि गर्वित नर पक्षी अपने खुशनुमा पंखों के साथ अपनी शांत पत्नी से काफी मिलता जुलता था, जबकि नुमा अपने झबरा बालों के अलावा शेरनी सबोर के लगभग समकक्ष था। नर और मादा अलग अलग थे, ये सच था, लेकिन टार्ज़न और टीका के बीच मौजूद अंतरों के बराबर नहीं। टार्ज़न हैरान था, कुछ गड़बड़ थी। उसका हाथ टीका के कंधे से नीचे गिर गया। बहुत धीरे से वो उससे दूर चला गया। वह अपना सिर एक तरफ झुकाए हुए उसे देखती रही। टार्ज़न अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियों से अपनी छाती पीटने लगा। उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और अपना मुंह खोला। उसके फेफड़ों की गहराई से विजयी बैल बंदर की भयंकर, अजीब चुनौती उभरी। जनजाति ने उत्सुकता से उसे देखा। उसने कुछ भी नहीं मारा था, न ही कोई विरोधी था जिसे जंगली चीख से पागल होने के लिए उकसाया जा सके। नहीं, इसके लिए कोई बहाना नहीं था, और वे अपने भोजन पर वापस लौट आए, लेकिन बंदर आदमी पर नजर रखते हुए कि कहीं वह अचानक पागल न हो जाए। जब वे उसे देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि वह पास के एक पेड़ पर झूल गया और फिर आंखों से ओझल हो गया। फिर वे उसे भूल गए, यहाँ तक कि टीका को भी। मबोंगा के काले योद्धा अपने कठिन काम के कारण पसीना बहाते हुए और अक्सर आराम करते हुए अपने गांव की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आदिम पिंजरे में बंद जंगली जानवर हमेशा गुर्राता और दहाड़ता था जब वे उसे ले जाते थे। वह सलाखों पर वार करता और मुंह से लार टपकाता था। उसकी आवाज भयानक थी।
वे अपनी यात्रा लगभग पूरी कर चुके थे और अपने गांव के पास स्थित खुले मैदान में आगे बढ़ने से पहले अंतिम विश्राम कर रहे थे। कुछ और मिनट उन्हें जंगल से बाहर ले जाते और फिर निस्संदेह वो घटना नहीं घटती जो घटित हुई। एक खामोश आकृति उनके ऊपर पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। गहरी निगाहों ने पिंजरे का निरीक्षण किया और योद्धाओं की संख्या गिन ली। एक सतर्क और साहसी मस्तिष्क ने सफलता की संभावनाओं का अंदाजा लगाया जब किसी निश्चित योजना को परीक्षण के लिए रखा जाना चाहिए। टार्ज़न ने छाया में लेटे अश्वेतों को देखा। वे थक चुके थे, उनमें से कई पहले ही सो चुके थे। वो उनके करीब गया, उनके ठीक ऊपर रुक गया। उसके चुपके से आगे बढ़ने से पहले एक पत्ता भी नहीं हिला। वह शिकारी जानवर के असीम धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। अभी केवल 2 योद्धा जाग रहे थे और उनमें से एक झपकी ले रहा था। वानरों के टार्ज़न ने खुद को संभाला और जैसे ही उसने ऐसा किया, वह काला आदमी जो सोया नहीं था उठकर पिंजरे के पीछे चला गया। बंदर लड़का उसके सिर के ठीक ऊपर से उसके पीछे पीछे चला गया। टॉग योद्धा को देख रहा था और धीमी आवाज में गुर्रा रहा था। टार्ज़न को डर था कि मानवरूपी प्राणी सोए हुए लोगों को जगा देगा। टार्ज़न ने फुसफुसाते हुए, जो नीग्रो के कानों के लिए अस्पष्ट था, टॉग का नाम फुसफुसाया। बंदर को चुप रहने की चेतावनी दी और टॉग की गुर्राहट बंद हो गई। अश्वेत व्यक्ति पिंजरे के पिछले हिस्से में गया और दरवाजे के बंधनों की जांच की, और जैसे ही वो वहां खड़ा हुआ, उसके ऊपर का जानवर पेड़ से कूदकर उसकी पीठ पर गिर पड़ा। स्टील की उंगलियां उसके गले में लिपटी हुई थीं, जिससे उस डरे हुए आदमी की चीख उसके होठों तक आ गई। मजबूत दांत उसके कंधे में कस गए और शक्तिशाली पैर उसके धड़ के चारों ओर लिपट गए। डर के मारे पागल हुए अश्वेत ने उस खामोश चीज को हटाने की कोशिश की जो उससे चिपकी हुई थी। उसने खुद को जमीन पर पटक दिया और इधर उधर लौटने लगा, लेकिन फिर भी उन शक्तिशाली उंगलियों ने अपनी घातक पकड़ को और भी मजबूत कर लिया। आदमी का मुंह खुला का खुला रह गया, उसकी सूजी हुई जीभ बाहर निकल आई, उसकी आंखें बाहर निकल आईं, लेकिन बेरहम उंगलियों ने उनका दबाव और बढ़ा दिया। टॉग इस संघर्ष का मूक गवाह था। अपने उग्र छोटे मस्तिष्क में वह निस्संदेह सोच रहा था कि टार्ज़न ने काले पर हमला करने के लिए किस उद्देश्य को प्रेरित किया। टॉग ने वानर लड़के के साथ अपनी हाल की लड़ाई को नहीं भुलाया था, न ही इसके कारण को। अब उसने देखा कि गोमंगनी का रूप अचानक लंगड़ा हो गया। एक ऐंठन भरी कपकपी हुई और वह आदमी शांत पड़ा रहा। टार्ज़न अपने शिकार से उछलकर पिंजरे के दरवाजे की ओर भागा। अपनी फुर्तीली उंगलियों से उसने दरवाजे को अपनी जगह पर टिकाए रखने वाली पट्टियों को तेजी से हिलाया। टॉग सिर्फ देख सकता था, वह कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में टार्ज़न ने उस चीज को कुछ फीट ऊपर धकेल दिया और टॉग रेंगकर बाहर निकल आया। बंदर सो रहे अश्वेतों पर हमला करके अपना बदला लेना चाहता था, लेकिन टार्ज़न ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके बजाय बंदर लड़के ने काले आदमी की लाश को पिंजरे के अंदर खींच लिया और उसे साइड की सलाखों के सहारे टिका दिया। फिर उसने दरवाज़ा नीचे किया और पट्टियां पहले की तरह कस दीं। काम करते समय उसके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान थी, क्योंकि उसका एक मुख्य मनोरंजन मबोंगा के गांव के अश्वेतों को लुभाना था। वो उनके डर की कल्पना कर सकता था जब वे जागते और अपने साथी के मृत शरीर को पिंजरे में पाते, जहां उन्होंने कुछ मिनट पहले ही उस बड़े बंदर को सुरक्षित तरीके से छोड़ा था। टार्ज़न और टॉग एक साथ पेड़ों पर चढ़ गए। जब वे दोनों प्राचीन जंगल से साथ साथ गुजरे तो खूंखार बंदर का झबरा कोट अंग्रेज राजा की चिकनी त्वचा को छू रहा था। वापस टीका के पास जाओ, टार्ज़न ने कहा। वह तुम्हारी है। टार्ज़न उसे नहीं चाहता। टार्ज़न को कोई दूसरी औरत मिल गई है, टॉग ने पूछा। बंदर लड़के ने कंधे उचका दिए। गोमंगनी के लिए एक और गोमंगनी है, उन्होंने कहा। नुमा शेर के लिए सबोर शेरनी है। शीता के लिए उसकी अपनी प्रजाति की एक मादा है। बारा हिरन के लिए मनु। बंदर के लिए जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों के लिए एक साथी है। केवल वानरों के टार्ज़न के लिए कोई साथी नहीं है। टॉग एक बंदर है, टीका एक बंदर है। टीका के पास वापस जाओ। टार्ज़न एक आदमी है, वह अकेला जाएगा।